हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपना हिंदी का पार्ट पतझड़ में टूटी पत्तियां। स्टार्ट करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। और इसके दो प्रसंग है, गिन्नी का सोना और झेन की देन। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेखक ने इस पाठ में दो प्रसंग प्रस्तुत किए हैं। पहला प्रसंग का नाम है गिन्नी का सोना। तो उसमें क्या बताया है कि जीवन में अपने लिए सुख साधनों को जुटाने वालों में से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित करवाया जाता है जो इस संसार को सबके लिए जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। तो बेसिकली हर एक इंसान जो है वो कैसा होता है, अपने लिए हर सुख सुविधा को इकट्ठी करने में लग जाता है ना, जुटाने में लग जाता है कि ये मेरे आगे काम आएगी, इससे मुझे आगे जाके सुख मिलेगा, ऐसे ऐसे करके। लेकिन ये जीवन में उसी का नाम होता है जो दूसरों के लिए सुख का साधन बन के जाए, है ना। और जीवन को एक अच्छी जगह बना के जाए, जीने के लिए योग्य बनाकर वो जाए इस दुनिया से। जैसे अगर हम थॉमस अल्वा एडिसन की बात करते हैं, उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशन करी है ना, टीवी बनाया, बल्ब बनाया, है ना। तो इस तरीके से आज कितना सुख है हमारे जीवन में, ठीक है। तो उन्हीं लोगों का वर्णन जो है हमेशा रहता है सबके जीवन में कि उस इंसान ने हमारा जीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुखी बना दिया था। तो लेखक कहते हैं कि शुद्ध सोने में और सोने के सिक्के में, मतलब एक जो सोना होता है 24 कैरेट का और जो सोने का सिक्का होता है उसमें बहुत ज़्यादा ही फ़र्क होता है ना। जैसे सोने के सिक्के में थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाता है ताकि वो थोड़ा मजबूत बन जाए और उसमें ज़्यादा चमक आ जाए, ठीक है, जिस कारण अधिक चमक आ जाती है और मजबूत भी हो जाता है। औरतें अक्सर जो अपना सोना है वो सिक्के से ही गहने बनवाती हैं, ठीक है। तो लेखक कहते हैं किसी व्यक्ति का जो उच्च चरित्र होता है, जो किसी व्यक्ति का कैरेक्टर होता है, वो भी शुद्ध सोने की तरह होना चाहिए जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो 24 कैरेट का होना चाहिए जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होती है। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कई लोग जो है अपने चरित्र में तांबा मिला लेते हैं, एक तरीके से अपने व्यवहार में वो मिलावट कर लेते हैं, ठीक है। उन लोगों को क्या बोलते हैं, व्यवहारिक आदर्शवादी बोला जाता है, ठीक है। लेखक हम सबको ये बताना चाहते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वर्णन कभी भी आदर्शों का नहीं होता, वर्णन कभी भी बेस्ट चीज़ का नहीं होता। वर्णन जो है वो बेसिकली व्यवहार का होता है कि उस इंसान ने कैसा व्यवहार किया है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी भी व्यवहारिक आदर्शवादी थे, उन्होंने अपने बिहेवियर में मिलावट कर रखी थी। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि गांधी जी ने मिलावट कर रखी थी अपने व्यवहार में, तो कैसे इतने सारे आंदोलन में लोग उनसे कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, वो इतने ज़्यादा प्योर सोल थे। इसी की वजह से तो सब लोग उनके साथ थे, उनके साथ खड़े हुए थे, है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक व्यवहारिक आदर्शवादी थे जिन्होंने अपने व्यवहार में मिलावट कर रखी थी, ठीक है। जो लोग केवल अपने व्यवहार पर ही ध्यान देते हैं, केवल वैज्ञानिक ढंग से ही सोचते हैं, वे व्यवहारवादी लोग कहे जाते हैं। जो सिर्फ व्यवहार पे फोकस करते हैं, मतलब एक तरीके की मिलावट वाला व्यवहार करते हैं, है ना। ये लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं कि कहीं उनसे एक ऐसा काम ना हो जाए जिसके कारण उन्हें जो है वो हानि उठानी पड़े, कि हमसे कहीं ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह जो हम पे भारी पड़े, है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस तरीके से चलना चाहिए जीवन में कि हमारी तो तरक्की हो ही जाए लेकिन साथ साथ में दूसरों को भी आगे लेके चलो। मतलब अपना अपना भला मत सोचो, दूसरों का भी भला सोचो, राइट। और ये काम हमेशा से ही आइडियल या फिर बेस्ट या फिर आदर्शों से सबसे आगे रहने वाले लोगों ने किया है। मतलब आज जिन भी लोगों के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया था, वो इसी वजह से हम उनके बारे में आज भी पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपने फायदे का नहीं सोचा, उन्होंने सबके फायदे का सोचा था, ठीक है। हमारे समाज में अगर हमेशा रहने वाले मूल्य बचे हैं, कि कोई वैल्यूज अगर हमारे समाज में अभी तक चल रही हैं, वो सिर्फ आदर्शवादी लोगों के कारण ही बच पाए हैं। वो सिर्फ आदर्शवादी लोगों के वजह से ही वो वैल्यूज जो है वो बच पाए हैं। आदर्शवादी लोग कौन होते हैं, जो एकदम प्योर बिहेवियर रखते हैं बिना मिलावट वाला, ठीक है। और दूसरा प्रसंग क्या है, झेन की देन।
इसमें क्या है, इस प्रसंग में बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की पद्धति का याद दिलाया जाता है। अब आपने बुद्धिज्म में देखा होगा कि मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ध्यान की प्रक्रिया पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है, जिसके कारण जापान के लोग आज भी दिन भर के कामों के बीच में कुछ चैन भरे या सुकून के पल हासिल कर पाते हैं। मतलब जापान में बुद्धिज्म ज़्यादा फॉलो होता है, और जापानी जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही मतलब जैसे उनका कंपटीशन जो अमेरिका से होता है, तो वो क्या करते हैं, अमेरिका से कॉम्पीट करने के चक्कर में वो 1 महीने का काम 1 दिन में करने की सोचते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है मानसिक बीमारियां जो है उसका वो शिकार बन जाते हैं, ठीक है। तो लेखक जो है वो अपने जापानी मित्र से पूछता है कि जापान में कौन कौन सी बीमारियां जो है वो ज़्यादा फैल गई हैं। तो उस पर जापानी मित्र कहते हैं कि यहाँ पर मानसिक जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा फैल रही हैं, लोग मानसिक बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 1 महीने का काम 1 दिन में करने की सोचते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा ही भाग दौड़ भरा जीवन जीते हैं, और वो लोगों से बात भी सिर्फ काम के उसमें ही करते हैं, जो काम से रिलेटेड बात है सिर्फ वो ही करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनको मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और वो जो है मेंटल प्रेशर से बचने के लिए उनके बौद्ध धर्म में मेडिटेशन की जो टेक्निक है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो है आराम से बात नहीं करता, वे लोग सिर्फ काम की बात करते हैं। जापान के लोग अमेरिका से प्रतियोगिता में लग गए हैं, जिसके कारण 1 महीने में पूरा कर देने वाला काम 1 दिन में ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि उन लोगों में मानसिक बीमारी जो है वो फैल गई है। लेखक कहते हैं कि शाम को वो अपने जापानी दोस्त के साथ कहाँ जाते हैं, चोनायू अर्थात जापान के चाय पीने की एक विशेष आयोजन में वो जाते हैं, ठीक है। एक विशेष कार्यक्रम में वो जाते हैं जहाँ पर चाय पी जाती है जापान में, ठीक है। उस कार्यक्रम में क्या हुआ वो देखते हैं। लेखक और उसका मित्र चाय पीने के आयोजन के लिए कहाँ गए थे। एक 6 मंजिला इमारत थी, उसकी छत पर एक सरकने वाली दीवार थी जो कि हिल सकती है, ठीक है। और उस सरकने वाली दीवार पर चित्रकारी की गई हुई थी, और वहाँ पर एक पत्तों से बनी हुई क्या थी, कुटिया थी, जिसमें जमीन पर चटाई भी बिछी हुई थी। बाहर जो है वो एक मिट्टी का बर्तन था जो कि हिल नहीं सकता था, उसके अंदर पानी भरा हुआ था, ठीक है। अब कुटिया के बाहर जो है वो बेडोल सा मिट्टी का एक पानी भरा हुआ बर्तन था, एक बर्तन था जो कि हिल डुल नहीं सकता था, उसके अंदर पानी भरा हुआ था। लेखक और उनके मित्र जो है वो पानी से उस बर्तन में जो पानी रखा हुआ था उससे हाथ पाँव धोकर जो है वो अंदर चले गए। अंदर जो है वो एक व्यक्ति था जो कि चाइनीज़ कहा जाता उसको, है ना। वो उन्हें देखकर खड़ा हो गया और अपनी कमर झुकाकर प्रणाम किया, और उन्हें बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी को जलाया और उस पर चाय बनाने वाला बर्तन रखा, है ना। और वह साथ वाले कमरे में गया, कुछ बर्तन लेकर आया, फिर तौलिए से बर्तनों को पूछा, साफ किया, है ना। ये सारा काम उस व्यक्ति ने बहुत ही ज़्यादा तरीके से किया, सलीके से किया, और उसकी हर एक जो एक्ट था, हर एक मुद्रा था, वो उसने बहुत अच्छे ढंग से किया, है ना। और ऐसा लग रहा था जैसे जय जयवंती नाम के जो गाना है उसकी धुन जो है वो गूंज रही है। उस जगह का वातावरण इतना शांत था कि चाय बनाने वाले बर्तनों में जो पानी उबलने की आवाज़ भी थी ना, वो भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। लेखक कहते हैं कि चाय बनाने वाले ने चाय तैयार की, और फिर उन प्यालों को लेखक और उसके मित्र के सामने रख दिया कि ये लीजिए, अब चाय पी लीजिए। जापान में इस चाय के समारोह को इस चाय समारोह की जो जापान में होता है उसकी सबसे ज़्यादा खास बात थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होती है, इसलिए वहाँ 3 से ज़्यादा व्यक्ति को नहीं माना जाता, कि मतलब 3 से ज़्यादा लोग जो है वो इस समारोह में नहीं आने चाहिए। वे करीब 1.5 घंटे तक चाय के प्यालों में से धीरे धीरे चाय पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उसके दिमाग की जो रफ्तार है वो कम होने लग गई है। कुछ समय और बीत गया तो ऐसा लगा कि दिमाग जो है वो बिल्कुल ही बंद हो गया है। लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हम लोग या तो बीते हुए दिनों में रहते हैं कि जो पास्ट हो चुका है, या फिर फ्यूचर के दिनों में हम ज़्यादा खोए रहते हैं, जबकि ये दोनों ही समय पास्ट और फ्यूचर जो है वो झूठ होते हैं, और जो समय अभी चल रहा है वही सच है, और ये जो समय है वो कभी ना खत्म होने वाला है और बहुत ज़्यादा वो फैल चुका है, इसलिए हमें हमेशा प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जीना किसे कहते हैं वो उनको चाय समारोह में उस दिन मालूम पड़ा। जापानियों के लिए जो ध्यान लगाने की, जो मेडिटेशन की परंपरा है वो उन्हें विरासत में देन में मिली है। तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट है वो खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।